सब्सक्राइबर्स। तो गाइस अब हम करने वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूशन के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट भी है, सो हम अब इस बैच ऑफ प्रोसेसेस को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सॉल्व करने वाले हैं। हमारे सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक AT मीन्स अराइवल टाइम। जिस टाइम पे जो प्रोसेस आएगी उसको हम कहेंगे अराइवल टाइम उसका। बस टाइम, जो जितना टाइम उस प्रोसेस को रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको हम कहते हैं बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट वी है CT, कंप्लीशन टाइम। जिस टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट होकर जाएगी उस टाइम को हम कहेंगे कंप्लीशन टाइम। TAT, टर्न अराउंड टाइम। जितना टाइम उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्पेंड किया उसको हम कहेंगे TAT। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव WT, वेटिंग टाइम। कितना उसने अपनी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए वेट किया उसको हम कहेंगे वेटिंग टाइम। सो हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2 एंड P3 एंड P4। तो हम पहले P0 को करते हैं। P0 का अराइवल टाइम है 0 और बर्स्ट टाइम है 2। तो सब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो इसको कंप्लीट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल P0 से स्टार्ट होएगी, ज़ीरो से। तो अब हम 0 पे देखेंगे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है। तो हम P0 पे ज़ीरो टाइम पे P0 अराइव हुई है और इसका बर्स्ट टाइम है 2। तो 0 से 2 तक इसका वर्क होगा, इसका एग्जीक्यूशन चलेगा। सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, हम अब 2 सेकेंड्स पे पहुंच चुके हैं। 2 सेकेंड्स पे हमारे पास P1 और P2 दोनों आ चुके हैं। सो इनमें से जो पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे, पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम अब P1 को एग्जीक्यूट करते हैं। P1 का बर्स्ट टाइम है 3। तो जिस टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है उसमें हम प्लस कर देंगे उसका बर्स्ट टाइम। तो 3 + 2 हो गया 5। नेक्स्ट हम अब P2 को एग्जीक्यूट करेंगे और हम पहुंच गए 5 सेकेंड्स तक। 5 सेकेंड्स पे सारी प्रोसेसेस जो रिमेनिंग है वो आ चुकी है। सो अब हम सारी प्रोसेस को इस टेबल में एलोकेट कर लेंगे, पर ऑर्डर में। पहले P0 आई थी, हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। नेक्स्ट P1 हमने उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया है। नेक्स्ट है P2 का एग्जीक्यूशन 5 सेकेंड्स पे शुरू हुआ है और उसका बर्स्ट टाइम है 6। तो 5 + 6 हो गए 11। उसका अब वो टर्मिनेट हो चुकी है। नेक्स्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे P3 को, क्योंकि वो P4 से पहले आई है। उसका अराइवल टाइम, उसका एग्जीक्यूशन टाइम स्टार्ट हुआ था 11 पे और इसका बर्स्ट टाइम है 2 सेकेंड्स। तो हम इसमें 2 प्लस कर देंगे 13। नेक्स्ट है P4, हम P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारी P3 भी हो चुकी है एग्जीक्यूट। P4 हमारी लास्ट है और इसका बर्स्ट टाइम है 14। सो ये है हमारी पूरी टेबल। इस प्रोसेस, अगर इन बैच ऑफ प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेबल के थ्रू उनको एग्जीक्यूट करेगा इस ऑर्डर में। सो अब हम बाकी सारी टर्म्स के भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो पहली है P0 कब कंप्लीट हुई है। तो हम इसको राइट साइड से देखेंगे। P0 2 पे कंप्लीट हुई है, P1 5 पे कंप्लीट हुई है, P2 11 पे, P3 13 पे और P4 14 पे। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम CT और AT को, यानी अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 0 - 2 2 - 0 2, 5 - 1 4, 11 - 2 9, 13 - 3 10, 14 - 4 10। सो ये है इसका TAT, यानी टर्न अराउंड टाइम। इतना टाइम इसने सिस्टम में इन प्रोसेस ने टाइम स्पेंड किया है। अब वेटिंग टाइम, ईच प्रोसेस ने कितना टाइम वेट किया है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम BT और TAT को माइनस करेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस ने बिल्कुल वेट नहीं करा, सेकेंड प्रोसेस ने 1 सेकेंड वेट किया, थर्ड प्रोसेस ने 3 सेकेंड्स के लिए वेट किया, फोर्थ प्रोसेस ने 8 सेकेंड्स के लिए वेट किया और फिफ्थ प्रोसेस ने 9 सेकेंड्स के लिए वेट किया।
तो ये है हमारा फुल बैच ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना विद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट वी हैव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी यूज़ करते हैं कि कौन सी प्रोसेस पहले आएगी उसको भी देखा जाएगा, प्लस कौन सी जॉब शॉर्टेस्ट है उसको भी हम अपने माइंड में लेके चलेंगे, उसको भी हम साथ साथ एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं और हम अब इनको सेम मेथड से कंप्लीट करने वाले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसकी एक टेबल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारा हमेशा की तरह स्टार्ट होगा 0 से, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से कोई भी प्रोसेस नहीं आई है, तो हम इसको ब्लैंक कर देंगे। फिर हम करेंगे 1 पे शुरू। 1 पे आई है हमारी P0, इसकी प्रायोरिटी है 3। हाँ, और हम इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉन इंटरप्शन होती है। सो अगर हमने कोई प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है तो हम उसको पहले शेड्यूल करके ही पूरा उसका एग्जीक्यूशन करके ही उसको इंटरप्ट करेंगे। सो हमने P0 को एग्जीक्यूशन में लगा दिया है और इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो 1 + 3 4, ये अब कंप्लीट हो चुकी है। 4 तक हमारी P1 और P2 भी आ चुकी है। तो इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी जॉब शॉर्टेस्ट है, P1 की, तो हम P1 को रखेंगे। P1 का बर्स्ट टाइम है 2, 4 + 2 6। नेक्स्ट वीक 6 तक हमारे P2 और P3 भी आ गए हैं, तो अब हम P3 को रखेंगे क्योंकि उसकी जॉब P2 से भी कम है। 6 और उसका बर्स्ट टाइम है 1, तो 6 + 1 7। नेक्स्ट हम बची हुई प्रोसेस को करेंगे P2 की बर्स्ट टाइम है 5, तो 7 + 5 हो गया हमारा 13। सो हम अब इसको बाकी सारी टर्म्स को भी कंप्लीट करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। सो P0 कंप्लीट हुई है 4 पे, P1 कंप्लीट हुई है 6 पे, P2 कंप्लीट हुई है 12 पे और P3 कंप्लीट हुई है 7 में। हम अब इसकी बाकी सारी टर्म्स भी की वैल्यूज़ निकालेंगे। TAT को हमें निकालने के लिए हमें पता है कि हमें CT - AD करना है। सो 4 - 1 3, 6 - 2 4, 12 - 4 8, 7 - 5 2। वेटिंग टाइम के लिए हमें BT और TAT को माइनस करना होगा, विच इज़ 0 2 3 एंड 1। सो हमने अब ये बैच ऑफ प्रोसेसेस को इस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टाइम क्वांटम होता है 1। हम इस 1 सेकेंड, इसका मतलब होता है कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, जो कि हमें गिवन होता है 1 सेकेंड। सो हम इन प्रोसेसेस को इस टाइम क्वांटम के थ्रू सॉल्व करेंगे। टाइम क्वांटम का मतलब होगा कि इस इतने 1 सेकेंड के लिए ही हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर किसी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा और सबकी प्रोसेसेस इक्वल अमाउंट में चलेगी। सो पहले की तरह हम यहाँ पे एक प्रोसेस टेबल बना लेते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम एक प्रोसेस क्यू बनाएंगे, जहाँ पे हम अपनी पेंडिंग क्यूज़ को, पेंडिंग प्रोसेसेस को रखेंगे। सो हमारी पहली प्रोसेस 0 पे आई है P0, इसका बर्स्ट टाइम है 1, ये 1 तक चलेगी और जो कि हमारा टाइम क्वांटम भी है, तो यानी P0 हमारी एकम्प्लिश हो चुकी है। हम नेक्स्ट है P1। हम जब 1 पे पहुंच गए हैं तो हमारे पास 2 प्रोसेस आ चुकी है, 1 और 3। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हम P1 को भी ले सकते हो, P3 को। मैं यहाँ पे P1 को ले रही हूँ। मैंने इसको यहाँ पे शेड्यूल क्यू में लगा लिया है। हमें पता है कि हमारा टाइम क्वांटम 1 है और हम इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो हम इसको 1 सेकेंड से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैंने ये इसको 2 तक चलाया, 2 तक इसकी प्रोसेस बर्स्ट टाइम 1 रह गया है। नेक्स्ट मैं इसको लगाऊंगी, P3 को लगाऊंगी क्यू में, और जो P1 पेंडिंग रह गई है मैं उसको वापस से इसमें शिफ्ट कर लूँगी। हम P3 की भी सेम बर्स्ट टाइम है 2 सेकेंड्स और हम इसको 3 तक चलाएंगे। ये कंप्लीट हो गई और ये 1 सेकेंड के लिए बच गई। नेक्स्ट हमारी जो P3 अभी पेंडिंग है हम उसको वापस क्यू में लगा लेंगे। 3 तक हमारी P2 भी आ चुकी है, तो P3 से पहले जब P3 प्रोसेस हो रही थी तो हम इससे पहले
P2 भी रख लेंगे। हम अब P3 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो P1 आ गई है। इसमें P1 का 1 ही बस टाइम रह गया था और 1 ही टाइम क्वांटम है, सो 4 तक चली गई। P1 कंप्लीट। नेक्स्ट वी हैव P2। P2 का बस टाइम है 3, पर हम इसको चला सकते हैं सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। सो हम इसको बार बार रिपीटली करेंगे 3 टाइम्स। सो हम इसको 5 तक चलाएंगे। इसका बस टाइम रह गया 2, इसको वापस से क्यू में रखेंगे। नेक्स्ट भी है P3 को रखेंगे। P3 को हम 6 तक चलाएंगे और इसका बस टाइम कंप्लीट हो चुका है, सो हम इसको वापस से क्यू में नहीं लगाएंगे। हम अब नेक्स्ट उतारेंगे P2 को 7 तक चलाएंगे। इसका बस टाइम रह जाएगा 1 सेकेंड के लिए, इसको वापस से क्यू में रखेंगे और 8 तक चलाएंगे और इसका एग्जीक्यूशन अब पूरा हो चुका है, बस टाइम हो चुका है 0। सो आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके CT, TAT और WT की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो CT है हमारा कंप्लीशन टाइम है P0 का 1 सेकेंड, P1 का 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। जहाँ पे हमें हमेशा राइट से देखना होता है। सो P1 जहाँ पे एंड हुई है वो है 4 सेकेंड, P2 8 पे हुई है और P3 हुई है 6 पे। TAT हमें पता है, TAT फाइंड करने के लिए AT माइनस CT करते हैं। सो दैट इज़ 1, 3, 6 एंड 5। नेक्स्ट वी हैव वेटिंग टाइम हमारा हो जाएगा BT माइनस TAT, जो है 0, 1, 3 एंड 3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। इन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग किसी भी अगर प्रोसेस को एक शेड्यूलर को मल्टीपल प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है तो हम इस मेथड के थ्रू उसको कर सकते हैं। सो इन सर्टेन एप्लीकेशन सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस एंड डिवाइस इंटरप्ट, प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज प्रेफर्ड। प्रायोरिटी बेस्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को रेफर किया जाता है कई सारे एप्लीकेशंस में, ताकि डिवाइसेस इंटरप्ट सिस्टम प्रोसेसेस को इंटरप्ट ना किया जाए। इसमें मेनली इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स लाइक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग और FCS और SGN शेड्यूलिंग का यूज़ किया जाता है, जो हमने अभी पढ़ ली है। सो मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि हम कौन कौन से प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक साथ उसको शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक एक प्रोसेसर एक प्रोसेस को एक ही बारी में शेड्यूल कर सकता है। सो मल्टीपल शेड्यूलर मल्टीपल प्रोसेसेस को कर सकता है। सो हम इस मेथड के थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सके, उसको हैंडल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम शेड्यूलिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, पर हम अपने थ्योरिकल पार्ट में ज़रूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। एक प्रोसेस अगर 2-3 प्रोसेस एक साथ काम कर रही है, एक साथ लिंक्ड है, तो उनके बीच में सिंक होना चाहिए ताकि डेडलॉक ना आए। डेडलॉक हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, सो इसकी आप टेंशन ना लें। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, सेवरल प्रोसेसेस एक साथ काम कर रही होती है, तो उनके बीच में सिंक होना ज़रूरी है। अगर सिंक नहीं होगा तो कोई भी प्रोसेस अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। जैसे कभी हम टीम पार्टिसिपेशन करते हैं, तो एक टीम में सिंक होना चाहिए, एक हमारी ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में भी सेम लॉजिक है। हमारे को प्रोसेसेस को सिंक होना चाहिए ताकि वो एक तरीके से मैसेजेस पास कर सके शेयर मेमोरी के थ्रू या मैसेज पासिंग के थ्रू, और सिस्टम की यूटिलाइजेशन बढ़ा सके। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।